आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और इस चित्र में बहुत सारी चीजों को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। मैं उन सारी चीजों को समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस चित्र को देखिए। एक बार नहीं, दो बार देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि यही चित्र जो है वह आधार बनने जा रहा है एक नए अध्याय का, जो मैं अब आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। इस चित्र में आप अलग अलग बहुत सारी महिलाओं को देख सकते हैं जो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहे हैं, और इसके साथ यह भी देखा जा सकता है कि ये महिलाएं किसी उद्योग में, किसी उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं या फिर कार्य कर रही होंगी, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। और मैं यह चित्र इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह एक नए अध्याय का आधार बनने जा रहा है, जो आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने हैं। यानी कि आप लोग अभी क्लास 8 में हैं और क्लास 8 में आने वाला एसएसटी और एसएसटी का अध्याय संख्या 5, इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज इन द 18th सेंचुरी, यह अगला अध्याय होने जा रहा है जो मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि इससे पहले के जो अध्याय थे, जो 4 अध्याय थे, वो हम लोगों ने देख लिया, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया। अब हम लोग बात करेंगे अध्याय संख्या 5 की, चैप्टर नंबर 5 की, इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी, यानी कि भारतीय शिल्प और ऐसे जुड़े हुए, शिल्प से जुड़े हुए उद्योगों की, जो कि 19वीं शताब्दी में थी, या फिर कहे तो 19वीं शताब्दी की के आधार पर हम लोग भारतीय शिल्प और अलग अलग उद्योगों की बात करेंगे इस अध्याय में, अध्याय संख्या 5 में। और मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का एसएसटी टीचर, अब मैं इस अध्याय को आगे बढ़ाऊंगा और बात करूंगा कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। तो की हाइलाइट्स के तौर पर वो सारी चीजें दी गई हुई है लेखक और प्रकाशक के द्वारा, जो आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। यानी कि इस अध्याय को जब हम लोग समाप्त करेंगे तो आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी। पहला जो है वो यहां पर बताया गया है कि आप लोगों को जानकारी मिलेगी द ग्लोरियस पास्ट, यानी कि जो हमारा स्वर्णिम, या फिर कहें तो जो हमारा चमत्कारी जो इतिहास था, जो हमारा भूतकाल था, उसके बारे में यहां पर बताया जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हम लोग बात करेंगे कैसे भारत का हस्तकला उद्योग जो है वो पतन की तरफ चला गया। हम लोग यह भी बात करेंगे कि हमारे देश में कैसे औद्योगिकरण हुआ। हम लोग एक केस स्टडी के तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को देखेंगे। हम लोग हैंडलूम की भी बात करेंगे, और हम लोग लाइव्स ऑफ वेवर ऑफ इंडिया, भारत के बुनकरों के जीवन के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि इस अध्याय में हम लोग यही सब बात करने जा रहे हैं, और जो मैंने आप लोगों को अभी चित्र दिखाया था वही आधार है इस अध्याय का, वही आधार है इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी का। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिलाई, बुनाई, शिल्प, इन्हीं सारे चीज और इससे के अलावा कुछ अलग अलग उद्योगों की बात करेंगे, बात करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग लेट्स स्टार्ट विथ वाले सेगमेंट में आते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। और अभी जो पृष्ठ संख्या हम लोग देख रहे हैं वो पृष्ठ संख्या 43 है, जहां पर अभी हम लोग हैं। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से तो आप लोग को दिख ही रहा है, आप अपने पुस्तक में भी इसी पृष्ठ पर यह चीज देख सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र है और इस चित्र के आधार पर यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हुई है। लिखा हुआ है आफ्टर स्ट्रेंथिंग इट्स होल्ड इन इंडिया, आफ्टर स्ट्रेंथिंग इट्स होल्ड इन इंडिया the British began to treat India as a colony and started exploiting it। जैसे जैसे अंग्रेज जो हैं वो भारत में अपने आप को मजबूत करते गए, अपने शासन, अपने व्यवस्था, अपने राजनीति को मजबूत करते चले गए, उन्होंने भारत को एक कॉलोनी, एक उपनिवेश के तौर पर देखा और यहाँ को और यहाँ के लोगों को शोषित किया, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया। The British conquest of India broke down the social fabric of India।
अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की, भारत पर विदेशी आक्रमण की या फिर विदेशों के शासन की, तो इससे हमारे सोशल फैब्रिक यानी कि सामाजिक जो बनावट थी वो खराब हो गई, वो टूट गया। It was clear from the very beginning that the British had not come to India to make it their new home, unlike other invader। और यह बहुत शुरू से ही यह दिख गया था, यह पता हो गया था कि जैसे बाकी आक्रांता भारत को जैसा बाकी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके भारत के लिए या फिर भारत में भारत को शोषित तो किया, लेकिन भारत में बहुत सारे चीजों का निर्माण किया। हम लोगों को यह शुरू से पता चल गया था कि अंग्रेज जो है वो उस प्रकार का नहीं है, ये भारत को लूटेगा और अपने देश को यानी कि इंग्लैंड को बनाने जा रहा है। मुगल भी आया, दिल्ली सल्तनत के तहत अलग अलग शासन व्यवस्था भी भारत आई, लेकिन वहां पर भारत में भी बहुत सारे चीजों का निर्माण हुआ। मैं यह नहीं कहता कि वो सारा शासन अच्छा था और ये शासन खराब था। शासन हर एक आक्रमण जो है वो खराब होता है, चाहे वो अंग्रेजों का हो, चाहे वो मुस्लिमों का हो, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे वो मुगलों का हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत की बात हो। लेकिन हाँ, दोनों में अंतर ये था कि वो लोग अपने देश को मजबूत नहीं किए, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, अपने कुल को मजबूत किया, अपने खानदान को मजबूत किया, अपने लोगों को मजबूत किया, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, यहाँ के धर्म को प्रताड़ित किया, यहाँ के जगहों को प्रताड़ित किया। लेकिन अंग्रेज में धार्मिक न होकर अंग्रेजों में ये चीजें थी कि ये लोग धार्मिक रूप से उतना प्रताड़ित नहीं किए, क्योंकि ये ईसाई थे। मुगल और दिल्ली सल्तनत वाला इस्लाम था और भारत की आबादी जो बहुसंख्यक आबादी थी वो हिंदुत्व की थी, हिंदुओं की थी। तो जिसके कारण से अगर हम लोग बात करें ईसाइयों की, अंग्रेजों की, तो यहां पर एक चीज हुआ कि ये लोग यहां को शोषित किए और अपने देश को बनाए। द ब्रिटिश हैड कम टू रूल इट इन ऑर्डर टू एक्सप्रोप्रिएट द रिच रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू इट्स मैक्सिमम। यहां पर अंग्रेज इसलिए आया था, शुरू से ही हम लोग देखें कि वो व्यापारी के तौर पर आया ही था, बाद में राजनीतिक शक्ति बन गया पुर्तगालियों को हराकर, कार्नेटिक वार्स वगैरह जीत कर। तो हम लोग यहां पर शुरू से ही देख रहे थे कि कैसे क्या हुआ कि अंग्रेज जो यहां पर आया, यहां को ज्यादा से ज्यादा लूटकर अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले द ग्लोरियस पास्ट की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे हम लोग अपने स्वर्णिम या फिर अच्छे या फिर चकाचौंध वाले इतिहास की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है पहला द ग्लोरियस पास्ट में, द मुगल रूल फ्रॉम द 16th to 18th century had promoted the country's trade and industry। मुगलों के शासन में जो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में थी, वहां पर भारत के यानी कि कंट्री के व्यापार और उद्योग को प्रमोट किया गया, बढ़ाया गया। द मुगल एरा वाज रिलेटिवली पीसफुल एंड सिक्योर्ड। मुगल एरा जो था, अगर हम लोग बात करें अंग्रेजों की तुलना में, मुगल काल जो था वो ज्यादा शांतिपूर्ण और ज्यादा सुरक्षित था व्यापार और उद्योग के लिए। बाकी चीजों में धर्म के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, व्यापार और उद्योग के आधार पर बात कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर अंग्रेजों की तुलना में मुगलों का शासन जो था वो ज्यादा भारत के लिए लाभकारी था। अगला, the finished goods of Indian industry as well as natural products such as pearl, perfume, dye stuff, spices, sugar, opium etc were exported to different countries। ये जो फिनिश गुड्स थे भारत के, जो इंडस्ट्री के भारतीय जो उद्योग थे उसके जो बनाए गए जो सामान थे, और उसके साथ साथ जो भारत की जो नेचुरल प्रोडक्ट, जो प्राकृतिक सामानें थी, वस्तुएं थी, चाहे वो मोती हो, चाहे वो परफ्यूम इत्र हो, चाहे वो डाई करने वाले, रंगने वाले अलग अलग चीज हो, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो अफीम हो, ये सब चीजों को भी दूसरे देश में बेचा जाता था और धन कमाया जाता था। ये मुगल काल की बात कर रहे हैं, अपने ग्लोरियस पास्ट की बात कर रहे हैं। दिस केप्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड फर्मली इन इट्स फेवर एंड रिजल्टेड इन द नेट इंक्रीज ऑफ गोल्ड और फॉरेन करेंसी इन इंडिया। और इन सारे चीजों से हमारा व्यापार भी बढ़ता था और हमें फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा और कहें तो गोल्ड यानी कि सोना वगैरह का भी फायदा होता था, मिलता था। आगे,
weaving was the leading industry in India during that time, but artistic craft were not far behind. अगर हम लोग बुनकर समाज की बात करें या बुनकरी की बात करें तो वो उस समय भारत का एक सबसे आगे बढ़ने वाला या फिर सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला उद्योग था, और कला शिल्प ये सब भी कोई ज्यादा पीछे नहीं था, ये सब भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। फाइन शॉल, ज्वेलरी, स्टोन कार्विंग, फिलिग्री वर्क इन गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रास, पृष्ठ संख्या हम 44 पर आ रहे हैं, ब्रास एंड कॉपर मेटल वेयर, आर्टिस्टिक मार्बल वर्क, सैंडलवुड एंड आइवरी इनले वर्क वेयर अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट वेयर इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्री। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बुनकरी और शिल्पकारी के अलावा बहुत सारी चीजें थी, जिसमें शॉल का बनना हो, ज्वेलरी हो, यानी कि अलग अलग गहनों की बात करें हम लोग, या फिर पत्थरों से बने हुए चीजों की बात करें, या फिर अलग अलग धातुओं से बने हुए चीजों की बात करें, ये सबों की जो भारत में निर्मित होता था इसका विदेशों में बहुत ज्यादा, यानी कि बाकी देशों में बहुत ज्यादा मांग था। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इवन इन अगला पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि इवन इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी शिप बिल्डिंग वाज मोर डेवलप्ड इन इंडिया देन इन इंग्लैंड। हालांकि अगर बात करें 19वीं शताब्दी के शुरुआत में तो उस समय भी इंग्लैंड की तुलना में भारत में जो शिप बिल्डिंग था वो ज्यादा विकसित था, वो ज्यादा बेहतर था। दिस रिजेंटेड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, और ये सारी चीजों के कारण से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो है वो भारत की तरफ आकर्षित हुए। विद द हेल्प ऑफ लीगलाइजेशन एंड other unfair tactics, the company official conspired to grab control of the timber trade and began exporting huge quantities of timber to England। और भारत में अपना शासन शुरू करने के बाद और नियंत्रित करने के बाद, नियंत्रण में लेने के बाद, और अलग अलग अनफेयर टैक्टिक्स यानी कि कहें तो अनैतिक और अवैध चीजों को वैध करके अपने अनुसार नियम बनाकर इन लोगों ने, यानी कि अंग्रेजों ने, अंग्रेज कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने भारत के टिम्बर को, यानी कि भारत के टिम्बर को अपने देश में भेजना शुरू किया, इंग्लैंड में भेजना शुरू किया, और उससे जो आर्थिक हित था उसको साधना शुरू किया। अब हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि भारत के हस्तकला या हस्तशिल्प कला के जो उद्योग थे उसमें कैसे पतन आया, अब इसकी बात करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में, यानी कि इस चैप्टर के क्लास नंबर 2 में, यानी कि अगली क्लास में, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने इसी कक्षा के माध्यम से इस चैप्टर को, इस अध्याय को शुरू किया था। तो जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को बात करनी है। तो इस कक्षा को देते हैं विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।